चलो हेडिंग डालो, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पहले इसको समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा तो कुछ चीज़ों को समझो। सबसे पहले हेडिंग डालो, मीनिंग। फंडामेंटल राइट के मतलब क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो नंबर एक, कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखने होते हैं, फिर समझाता हूँ मैं तुमको। नंबर एक, फर्स्ट पॉइंट, इट क्रिएटेड सम बेसिक situations, it created some basic situations, it created some basic situations for the development, for the development। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन दी गई। फॉर द डेवलपमेंट मतलब जो इंसान होता है ना, उसके विकास के लिए कुछ बेसिक सिचुएशन होती है। डेवलपमेंट ऑफ, लिखो पहला मेंटल डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए? ये हुई पहली डेफिनेशन, कई बार पूछा हुआ। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या हो गए? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो अगर आपको मिले तो आपको इस तरीके की क्या क्रिएट करेंगे, सिचुएशंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे तुमको मान लो कहीं भी आना जाना है, तो आने जाने की सिचुएशन कब तुमको हो पाएगी? एग्जाम्पल से समझाओ तुम लोग। आने जाने की जो सिचुएशन है, उस आने जाने की सिचुएशन तुम लोगों को कब हो पाएगी? जब कहीं मन हुआ तुम्हें जाने का और तुमको कोई रोक टोक नहीं है, तभी तो तुमको आ जा सकते हो। तुम्हारा मन तो है कि मेरा मन है लाओ मैं मार्केट जा रहा हूँ, और आप बाहर निकले, लेकिन बाहर ऐसा माहौल बना हुआ है चीज़ों को लेकर के कि आप बाहर नहीं निकल सकते। कोविड लॉकडाउन के जैसे कहानी थी, उस तरीके की सिचुएशन है, तो तुम बाहर जा सकते हो? नहीं। तो मन का मतलब है ऐसे। अब कब तुम बाहर कब जा सकते हो? जब तुम्हारे पास ये अधिकार होंगे कि हाँ मेरे को बाहर जाना है, भाई मेरे पास राइट्स है बाहर जाने का, और मैं निकल करके बाहर गया। समझ में सिचुएशन? इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो दूसरा, ठीक है, पहला तो डेफिनेशन ये होगी। दूसरा, एक्सप्लेन इन, एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमेशा संविधान में एक्सप्लेन होते हैं। एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमेशा कहाँ मिलेंगे लिखे हुए? संविधान में लिखे हुए मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से कहाँ तक है? और क्या है, मैंने बोला था हम लोगों को 12 to 35, 12 से 35 तक हमारे संविधान में ये लिखे हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड पावर। फंडामेंटल राइट पावर देते हैं। किसको किसको पावर देते हैं बताओ? पावर किसको किसको देते हैं? फंडामेंटल राइट्स किसको किसको लगता है पावर देते होंगे? कॉमन पीपल को देते हैं। वेरी गुड, चलो ठीक है। सबसे पहले तो हमें पावर मिल जाती है सर, बिल्कुल सही बात। और एसी चला देना थोड़ी देर, गर्मी का है माहौल, थोड़ी सी लग रही ना। बोलो, बोले बोले आप लोग, बोले बोले। गवर्नमेंट को पावर देते हैं फंडामेंटल राइट्स, पक्की बात। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं हमेशा। अभी बताऊंगा आगे पॉइंट। ये हमारे लिए पॉजिटिव है ना, जो चीज हमारे लिए सही है सरकार के लिए नेगेटिव। भाई सीधे हमारे पास राइट से आने जाने का, गवर्नमेंट रोकेगी तो मेरे पास राइट से जाने का तो मेरे लिए नेगेटिव नहीं हो गया? बेसिकली ये पावर देते हैं पता है जुडिशरी को। और जुडिशरी चेक कर सकती है कि नहीं? मैंने बताया था अगर कहीं कुछ राइट तुम्हारे रोके जाएंगे तो जुडिशरी के पास पावर होगी रोकने के लिए। ठीक है, तो ये पावर किसको प्रोवाइड करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं, साथ में जुडिशरी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक होगी बात? नेक्स्ट, इनका नेचर, इनका नेचर ये ध्यान रखो, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। किसके लिए? लोगों के लिए, सही बात है। और निगेटिव नेचर के होते हैं। निगेटिव नेचर किसके लिए होते हैं? निगेटिव गवर्नमेंट के लिए, सही बात है। तुमको कुछ भी बोलना है, और जैसे नेपाल में देख रहे हो क्या हाल हो रखा है इस समय, देखो नेपाल का परसों नरसों का हाल। ये जेन जी जो आजकल चल रही है ना नौटंकी, नहीं चली जनरेशन, चल रही नौटंकी।
देखो क्या होगा, वहाँ के जो पीएम थे उनकी वाइफ को जला दिए, वहाँ के जो पीएम उनकी गवर्नमेंट हटा दिए। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो ये है, आपको जब राइट्स मिल जाते हैं चीज़ों को लेकर के, और क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैन किया गया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। खैर, ये क्लियर हो गया। तो किसके लिए फायदेमंद हो गए? हमारे लिए। सरकार के, अच्छा ये चीज़ समझ गया ना, हमारे लिए फायदेमंद कैसे है? बस सीधी बात, हमारे राइट्स है तो मेरे लिए तो फायदेमंद हुए। अब चीज़ समझो, तुम्हारे घर में तुमको एक राइट्स दिए गए हैं कि तुमको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुमको रोक रहे हैं, तो वो अधिकार जो राइट्स है वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो गए। मैं तुमको कहीं भी आने, लेकिन अगर पिताजी के लिए है, अगर तुम आने जाने से रोके तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पास उनकी शिकायत करने का अधिकार है तुम्हारे दादाजी के लिए। समझ रहे हैं भाई? तुम्हारे तो तुम्हारे अधिकार क्या हो गए? पॉजिटिव। तुम्हारे पापा के लिए वो चीज निगेटिव होगी कि नहीं होगी? इस तरीके से जो पीपल होते हैं, लोग, उनके लिए तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो सरकार होती है उनके लिए क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। समझ रहे बात को लेकर के? ठीक, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट, इसी में ही लिखो, आगे इसी के आगे लिखने लगो। नेक्स्ट में, अगर मुझे इसमें चेंजमेंट करना है, इसमें मतलब इसमें फंडामेंटल राइट्स में, तो मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। हमेशा याद रखना, अमेंडमेंट मैंने बताया था, अमेंडमेंट आगे जानोगे भी आप लोग, मतलब संविधान को स्पेशली मुझे बदलना है। अगर फंडामेंटल राइट को कुछ चेंज करना है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, बाकी राइट्स के लिए अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ेगा। ठीक होगी चीज? इसको समझने का मतलब नहीं तुम तो इसको लिख लो, आर्टिकल नंबर 368 का यूज करते हैं, ऐसे यूज ऑफ 368, 368 का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका मतलब आगे बताऊंगा मैं 368 का क्या मतलब होता है, इसको यूज करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ो। हो गए? तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ? अब नीचे लिखो पॉइंट में, दिस इज द बेसिक राइट्स, दिस इज द बेसिक राइट्स, दिस इज द बेसिक राइट्स फॉर द, फॉर द complete development of, for the complete development of human, for the complete development of human, ठीक है? कंप्लीट डेवलपमेंट याद रखो, एक आदमी का कंप्लीट डेवलपमेंट कब माना जाएगा? क्या लगता है? बोलो भाई, तुम्हारा, आप लोग बताओ, तुम्हारा अगर, आप लोगों का फुल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंप्लीट डेवलपमेंट किन किन चीजों से हो सकता है? सबसे पहले आपका क्या डेवलप होना चाहिए? फिजिकल। दूसरा क्या होना चाहिए? मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड होना चाहिए आपका कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ होना चाहिए आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिफ्थ होना चाहिए आपका रिलीजियस डेवलपमेंट। रिलीजियस बचा आपका। नेक्स्ट होना चाहिए आपका सोशल डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट समझ रहे हो? ये सारे डेवलपमेंट को बोलते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट, मोटा मोटी मान गए। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, नई चीज ऐड की गई है, उसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। मोरालिटी समझते हो? एथिकल समझते हो? एथिक, एथिक, हाँ, ये वो चीज होगी। तो ये सारे डेवलपमेंट होने चाहिए। तो इन सभी डेवलपमेंट को जब एफआर पढ़ोगे आप लोग, तो एफआर जो पढ़े जाते हैं, इस एफआर में एक एक पॉइंट पे इन सभी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है? तो कंप्लीट जहां डेवलपमेंट लिखे हो, या तो फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट डैश, ये सारे डेवलपमेंट के नाम लिखो, ठीक है? जल्दी लिखो।
ठीक है, यहाँ तक हमें एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि अगर हमें कंप्लीट डेवलपमेंट करना है तो कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एफआर चाहिए होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हेडिंग डालो नीड ऑफ एफआर, फंडामेंटल राइट की नीड क्यों है, नीड ऑफ एफआर, फंडामेंटल राइट की जरूरत है। क्या लगता है आप लोगों को फंडामेंटल राइट क्यों चाहिए, बोलो। सही से क्या क्या क्या, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट के क्या, गवर्नमेंट के खिलाफ तो निगेटिव चला गया, गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर सके, तभी तो तुमको रोकने के पास तुम्हारे पास अधिकार होने चाहिए। भाई गवर्नमेंट कल को कुछ गलत चीज करने की सोच रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है चीजों को लेकर के, नहीं यार मेरे पास ये है इसलिए गवर्नमेंट इसके अंगेंस्ट में नहीं कर सकती है। पहले बिल्कुल सही पॉइंट है। चलो पहला जो होता है हमें नीड हेडिंग पहले समझ देना फिर लिखना। पहला होता है इलिटरेसी, इलिटरेसी समझते हो, इलिटरेसी का मतलब होता है अशिक्षा। ऑब्वियस बात है इंडिया में अगर मैं आपको डेटा देता हूँ करीब 79% लोग लिटरेट हैं, तो करीब 21% लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं। पहला डेटा समझो, लिटरेट का मतलब होता है, भारत में इलिटरेट का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ लो या लिख लो, समझ लो तुम लोग, कोई भी लैंग्वेज को केवल पढ़ लो या केवल लिख लो तो आप इंडिया में लिटरेट माने जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं, खतरनाक सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कमल, कमल लिखा, अब कोई भी पर्सन जो पढ़ने आया उसने क्या बोला, क म ल, पढ़ लिया उसने, तो ये इंडिया में लिटरेट है। लेवल समझ रहे हो इंडिया में लिटरेसी क्या हाल है। सोचो उस लेवल पे कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो सीधी बात है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या लगता है, लॉजिक देखें अगर, तो करीब करीब इसका 10% लोग होंगे जो थोड़े प्रॉपरली पढ़े लिखे होंगे, बाकी तो सब लोग ऐसे ही वाले होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे। तो जब इस लेवल पे इंडिया में इलिटरेसी है, तो लॉजिक बात है जब इस लेवल पे होगी तो इलिटरेसी के नाते बहुत सारे ये जो लोग होंगे इनको अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये तो पक्की बात होगी कि नहीं भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को भी राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स सिलेबस में नहीं होते तो हमें नहीं पता चलते अब तक कितने फंडामेंटल राइट्स पता है, एक भी नहीं, थोड़ा बहुत पता है बोलने का राइट्स हमको ये है, उसके अलावा तो कुछ नहीं पता है। सोचो आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर ये लोग हैं तो जो पढ़े लिखे नहीं उनको वैसे भी अपने राइट्स के बारे में नहीं आइडिया होगा ना, तो सिंपल बात होगी, समझिए बात को। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सिस्टम होता है जब इंडिया में इस लेवल की लिटरेसी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, राइट्स देने चाहिए। अब ये राइट्स इनको पता होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात होती है, लेकिन इनके पास कोर्ट जाने का तो ऑप्शन होगा, इनको पता हो चाहे ना पता हो, कोर्ट को तो पता है। तो कल को अगर कुछ होता है तो ये लोग जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के पास तो ऑप्शन खुला हुआ है, तो कोर्ट आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब कोर्ट आपके राइट प्रोटेक्ट कब करेगा, जब आपके पास राइट्स होंगे ना। तभी तो यहाँ क्वेश्चन है क्या, वाई वी नीड, तो हमें नीड क्यों आया समझ में। पहले क्या हो गया हमारा पॉइंट, इलिटरेसी, समझ गए बात को। दूसरा चीज समझो, ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है, वो होता है मैंने बताया डोमिनेंस ऑफ, किसका डोमिनेंस होगा, एग्जीक्यूशन का, मोदी जी का ना। भाई सीधी बात है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कानून जिन्होंने बनाया उसको इंप्लीमेंट करने वाले को तो एग्जीक्यूशन बोलते हैं। इंडिया में लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन अथॉरिटी है, पीएम और उनके साथ में उनकी गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर होते हैं ये लोग हैं। इन लोगों को लोकसभा में मान लो 80% जो सीट है वो इन लोगों के पास है। 80% सीट किसके पास है, लोकसभा में मोदी जी के पास है। तो ये तो अपनी मनमानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो चाहे वो रूल बना ले। प्रैक्टिकल बात है भाई, मोदी जी अभी की अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज लोकसभा में 545 सीट है, ठीक है। इसमें तुम लोग सुने होंगे एनडीए बोलते हैं, दूसरा अभी नया बन गया है इंडिया, सुने हो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है ना एनडीए। पहले ये क्या था, यूपीए था, कांग्रेस वाली गवर्नमेंट जो थी। तो एनडीए के पास अभी कितने टोटल एमपी है, 293, और 250 समथिंग के आसपास किसके होंगे, मोटा मोटी इनके पास होंगे। तो हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए 545 के 50% लोग चाहिए होते हैं एमपी। तो कुल 545 के 50% पता कितने होते, 272, 272, यानी 272 जिसके पास भी है वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो 272 किसके पास है, इनके पास है। तो इसलिए मोदी जी क्या बना, गवर्नमेंट बना रखते। बट कल को मान लो इलेक्शन होता है और इलेक्शन में ये 293 के लिए 493 सीटें जीत गए, पॉसिबल तो है जीतने की, जीत तो सकते हैं। अगर 493 सीट जीत गए तो लॉजिक बात हुई
इसके अगेंस्ट में वो जो चाहे मन में कानून बना सकते हैं। भाई बिल तो यहीं से लोकसभा से पास होगा बिल, तो इनका जो मन करे, अगर जो मन करेगा तो हो सकता है वो ऐसे कुछ बिल बनाए, पास कर दें जिससे हम लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए। पॉसिबल है वायलेट होने के, तो अगर वायलेट हो जाते हैं तो किसका नुकसान होगा? हमारा। तो वो तभी होगा जब आप सोचो, गवर्नमेंट है अपना कोई भी मनमानी काम कर रही है, तो मनमानी काम का मतलब ये होगा, हमें कैसे पता है ये मनमाना है? बोलो, गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया तो हमें कैसे पता चले मनमाना काम है? बताओ। हमारे खिलाफ हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास राइट्स होंगे कि नहीं। भाई सीधी बात है, मुझे पता है कि ये चीज हमारे पास है, तो इसके बाहर अगर कोई भी लॉ बनेगा तो मुझे पता है ना कि ये चीज है, और ये चीज क्या है हमारे पास? एफआर। बात समझ में? तो चूंकि हमारे पास एफआर है, इसलिए हमें पता है कि गवर्नमेंट कल को कोई भी लॉ अगर बना रही है तो वो लॉ हमारे अगेंस्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके पीछे का रीजन तुम्हारे सामने क्लियर हो गया? पक्की बात? तो पहला होता है इलिटरेसी, दूसरा होता है तुम्हारा ये सिस्टम, और तीसरी इसी में है पॉइंट, फिर अच्छा नोट करना। थर्ड पॉइंट है, ध्यान से, थर्ड पॉइंट होता है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी। समझते हो डाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा है हमारा। हमारा डाइवर्सिटी कौन कौन सी हो सकती है? डाइवर्सिटी का ग्राउंड क्या हो सकता है? रिलीजन ग्राउंड पे डाइवर्सिटी है, रेशियल समझते हो, लैंग्वेज समझते हो, तो क्या ये सब डाइवर्सिटी के नाम नहीं है? रिलीजियस डाइवर्सिटी समझ गए, हिंदू मुस्लिम, रेशियल मतलब काला गोरा ये सब, लैंग्वेज मतलब तमिल तेलुगु, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो लॉजिक बात है, अगर इन सभी लोगों के एक फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो देश में झगड़े रोज होंगे कि नहीं होंगे? भाई मेरे राइट्स अलग है, फॉर एग्जाम्पल साउथ वालों के अलग है, तमिल वालों के अलग है, तेलुगु वालों के अलग है, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इससे अच्छा है कि सभी लोगों को मिला करके एक राइट्स दे दो, और वो एक राइट्स किस में डाल दो? एफआर में डाल दो। ठीक है, तो ये तीनों मेजर पॉइंट होते हैं कि व्हाई वी नीड ऑफ एफआर, कि हमें क्यों एफआर की जरूरत है। बिकॉज ऑफ हमें ये सारी चीजों की हमारे पास क्या है, दिक्कतें हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए? एफआर चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, ठीक है, मेन समझते हो? क्वेश्चन आया हुआ है, जब मेन सर्किल में करो इसका मतलब क्या हो? मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन का मतलब हुआ तो एग्जाम में लिखना हुआ है सिंपल सिंपल कि व्हाई वी नीड एफआर, तो समझ दूंगा वो। समझ गया आपने? तो कंफ्यूजन इसमें नोट, आराम से नोट करिए। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना? डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, वहीं रोकना बहुत जरूरी है। सरकार होना पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा दिक्कत होती है, इसका जो मन करता है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली क्या होते हैं, क्यों हमें सबसे पहले क्या समझ में आया कि एफआर क्या होते हैं, फिर हमें समझ में आया कि एफआर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। चलो अब हेडिंग डालो, टाइप ऑफ एफआर। टाइप ऑफ एफआर, कितने टाइप के एफआर होते हैं? ध्यान से, टाइप ऑफ एफआर, ये सामने आपके एफआर के नंबर लिखे हुए, ठीक है, नाम लिखे हुए, मैं पहले बता दूं फिर आराम से नोट करिएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले होता है राइट टू इक्वालिटी, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। नाम से पता चल जा रहा है किस चीज की बात कर रहा होगा ये, इक्वालिटी। इक्वालिटी समझते हैं आप लोग? इक्वालिटी क्या होता है? आप सभी जितना मान लो आप लोगों का घर है, उसमें 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों में सभी लोग इक्वल हैं?
इक्वल नहीं है, पक्की बात। किस सेंस में इक्वल है या किस सेंस इक्वल नहीं है, कैसे कह रहे हो इक्वल नहीं है? किसके पास? पावर के हिसाब से देखा जाए तो सब अलग अलग है, सही बात है। बट इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया के सिटीजन तो इक्वल होने चाहिए भाई। इंडिया अगर मैं बात करूं कि आपके घरों में जो लोग हैं वो लोग पावर और छोड़ो, बट वो लोग उस घर के मेंबर हैं, तो उस सेंस में सभी लोग इक्वल हैं। हाँ, लेकिन अब सेपरेटली तो चीजें अलग अलग। ऐसे तो भारत में भी बहुत सारे भाई, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 1 लाख है, वो तो डिपेंड ऑन क्या है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ सब लोग इक्वल होते हैं। तो क्या इक्वल इंडिया में सब लोग होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये इक्वालिटी जो आपको मिलती है ये किस राइट से मिलती है? राइट टू इक्वालिटी में। ये आपका कवर होता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर 18 के अंदर। अभी एक करके पढ़ोगे, ठीक है? 14 से 18 के बीच में जितने भी आप लोग क्या है राइट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है? इंडिया में हर व्यक्ति इक्वल है। जब जॉब दी जाएगी तो इक्वालिटी की बेसिस पर होगी, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये तो इक्वालिटी की बात करता है, ठीक। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है आपको किन किन चीजों की क्या है? फ्रीडम यानी आजादी है। किन किन चीजों की आजादी है? तो ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक जाता है, ठीक है? हमें 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, ठीक है? तो 19 है, इस 19 में पहले हमें कितनी थी फ्रीडम? 7, और अभी हमारे पास कितनी फ्रीडम है? 6। एक फ्रीडम को यहाँ से हटा दिया गया है। कौन सी फ्रीडम को हटा दिया गया है? उस फ्रीडम को बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति का जो होता है अधिकार। अभी याद रखना, प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो इंडिया के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ था कुछ ऐसे समझो कि जब हम लोग फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इंडिपेंडेंट होते समय देश में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास करीब करीब, भाई तुम लोगों ने सुना होगा, कुछ ऐसे किसान थे, जमींदार थे, जिन लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, और कुछ ऐसे किसान है जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो ये गलत है कि नहीं है? सरकार क्या कर रही थी, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे जमीन को लेकर के जिनके पास नहीं जमीन थी उनको दे रही थी, इक्वालिटी की बात कर रही थी। तो इस बेसिस पे हमारे पास फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो सिंपल बात है, अगर मेरी जमीन सरकार लेकर के किसी को देगी तो मेरे पास तो कोर्ट जाने का ऑप्शन होगा। तो मैं इस बेसिस पर कोर्ट जाता था। तो जब कोर्ट जाता था तो किसके खिलाफ केस करूंगा? सरकार, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गवर्नमेंट अपना बंदा भेजेगी। तो बार बार सरकार इन झगड़ों से परेशान हो गई थी प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर के। इस सेंस में सरकार ने क्या बोला कि इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो मैं आगे राइट टू प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसका मतलब अभी क्या गवर्नमेंट हम लोगों की जमीन पर या हम लोगों के फ्लैट पर कब्जा कर सकती है? आंसर है हाँ। लेकिन कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों? पहली चीज है, गवर्नमेंट आपके फ्लैट पे कब्जा क्यों करेगी? रीजन बताओ, क्या लगता है तुम लोग को कि गवर्नमेंट जो है, मान लो मेरी कोई जमीन है, 200 मीटर का एक प्लॉट है, चलो ठीक है, तो 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे गवर्नमेंट है, उस पर कब्जा क्यों करेगी? सरकार पागल तो है नहीं। सरकार, इसका मतलब आपने इलीगल तरीके से किया होगा, कुछ चीटिंग की होगी, तभी तो भाई जो ये भी देखो योगी जी वो गिरा रहे हैं बुलडोजर, देख रहे हो? तो सब जब गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं भाई? कुछ गलत है तभी तो गिरा रहे हैं चीजों को लेकर के। तो सिंपल बात है, जब कोर्ट में आप जाएंगे तो कोर्ट में जाकर के सरकार क्या बोलेगी? बॉस की इन्होंने जो पेपर दिए वो चीटिंग वाले पेपर है, ऐसा हो सकता है ना? या कुछ फ्रॉड किया, सब एक्सवाइजेड कुछ हो सकता है। तो सरकार ऐसा कर सकती है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। पहले ये क्या था? आर्टिकल नंबर 19 में था। क्यों? इसके पीछे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हटाने के पीछे क्या था, ये इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा तुमको। सबसे लास्ट वाला जो लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बताऊंगा तो वालिशन तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये कौन से राइट्स हो गए आप लोगों के? प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, मतलब फ्रीडम वाले, ठीक हो गया। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये होता है आर्टिकल नंबर 23, 24। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में किसका किसका हो सकता है? फीमेल का, बच्चों का, इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन होता है। या तुमने वो सुना है तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं, फोर्स लेबर, नहीं जबरदस्ती बिना या फिर विदाउट सैलरी काम कराना। उस तरीके की चीजों को क्या किया गया है? इसमें बैन किया गया है। राइट्स है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में आपको क्या दिया गया है? राइट्स दिया गया है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये नंबर 25 से 28। ध्यान से, क्या वर्ड है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया में हर व्यक्ति को अपने रिलीजन की क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है।
कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका जो धर्म है आप उसको मानिए। मेरे धर्म में सुबह नहा धो करके पूजा करने का प्रोविजंस है, मैं करूंगा। आप लोगों के धर्म में सुबह उठ करके नमाज पढ़ने का, हम नमाज पढ़िए। किसी और के धर्म में सुबह उठ के वाहेगुरु, सिख लोगों का, आपका जो मन करे करिए। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जितने भी राइट्स हैं इन सभी राइट्स के कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पे आपको रोका जा सकता है, उसको बोलते हैं बैन। मैं बताऊंगा, ठीक होगी बात। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये होते हैं आर्टिकल नंबर 29+30। कल्चरल राइट्स हैं और दूसरे क्या है, एजुकेशन। ध्यान रखना, कल्चरल जो राइट्स हैं ये सबके राइट्स है, सबका मतलब होता है इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के राइट्स हैं कल्चरल। एजुकेशनल जो राइट्स होता है ये इंडिया में राइट्स होते हैं माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी समझते हो ना, नाम सुना माइनॉरिटीज, क्या होते हैं माइनॉरिटीज? जिनका नंबर SC ST मोटा मोटी, हाँ ठीक है, SC ST में से कास्ट होते हैं। भारत में माइनॉरिटी कौन होते हैं पता है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पर्शियन। 6 हो गए। पर्शियन समझते हैं पारसी लोग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग इंडिया में क्या है, माइनॉरिटी है। इसके अंदर माइनॉरिटी, ठीक है, SC ST जो होते हैं वो तो और डिप्रेस्ड क्लास में आएंगे, वो अलग बताएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे माइनॉरिटी होते हैं। तो इसका मतलब इन माइनॉरिटी को स्पेशल क्या राइट्स दिया गया, एजुकेशनल राइट्स है। और बाकी सभी लोगों को कल्चर, यानी अगर हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राइट्स में हम लोग किस में आएंगे, हम लोगों को एजुकेशनल राइट्स हैं, लेकिन सॉरी कल्चरल राइट्स हैं लेकिन एजुकेशनल राइट्स नहीं। इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन में समझोगे, बट समझो जैसे तुम लोग कहाँ बैठे हो, अचीवर्स IAS एकेडमी में आप लोग बैठे हो और ये एकेडमी मेरी है और मेरा नाम शर्मा है लास्ट में, इसका मतलब मैं हिंदू हूँ। तो अगर इसका रूल ऐसे समझो कि अगर मैंने इस एकेडमी में केवल हिंदू बच्चों को एडमिशन दिया तो मेरे पास मेरे एजुकेशनल राइट्स नहीं है, या कुछ इस तरीके के इसके प्रोविजंस आगे पढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये लोग हैं, अगर ये लोग कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करते हैं तो सेटअप करते समय वो अपने इंस्टीट्यूट में केवल अपनी कास्ट के बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। मतलब समझ गए? मतलब अगर कोई जैन इंस्टीट्यूट है, जैन इंस्टीट्यूट में उसने कंडीशन दी है कि केवल जो जैन बच्चे हैं मैं केवल उन्हीं को एडमिशन दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, तो वो ऐसा कर सकता है, समझ गए। लेकिन अगर कोई हिंदू ऐसा करता है कि केवल मैं हिंदू बच्चों को, ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जब अभी तुम लोगों से झगड़ा, जब भी नहीं अपोजिशन और गवर्नमेंट का जब झगड़ा होता है तो इसी वाले राइट्स को हटाने की बात होती है, 29 और 30 को हटाने की बात होती है। जब भी डिबेट होती है, जब पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करती है तो गवर्नमेंट से क्या बोला जाता है, जो हिंदू वाले लोग वो कहते हैं कि 29 और 30 को हटाओ। इसको सुन करके तुम्हें कैसा लगा? मतलब हम तो हिंदू है ना, अच्छा लगा कि बुरा लगा? मतलब जैन आदमी अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन खोल सकता है और वो केवल जैन को ही एडमिशन देगा और किसी को एडमिशन नहीं देगा, लेकिन मैं हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आ रही है? ये तो गलत बात है सर। मैं अगर मैं हिंदू हूँ तो ठीक है, मैं भी केवल हिंदू को एडमिशन दूंगा, मैं नहीं दूंगा जैन को। मैं नहीं पर्सियन को, तो मैं मुस्लिम को एडमिशन नहीं दूंगा, ये भी तो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आई हल्की सी। अब वो क्यों आती है? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये लोग माने जाते हैं पिछड़े, डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, इसलिए इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट का कहना होता है, मतलब बाकी जो लोगों का कहना होता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है। तो खैर इस पर तो डिबेट हम आगे चलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कभी भी एक से समझो, किसी भी पार्टी की जो एनालिस्ट होते नहीं बैठते हैं टीवी पे डिबेट आते, 4-5 नौटंकी बैठाए रहते हैं, उन लोगों की व्यू को सुन करके कभी भी अपनी व्यू मत बना देना कि हमारा भी यही व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड होता है, डिपेंड किस पे होता है, बहुत सारी चीजों पे होता है। तुमको कौन सी पार्टी पसंद है, आप लोगों को बोलो, कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी पसंद है, क्यों है? मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है कि बीजेपी पसंद है? मोदी जी पसंद है। क्यों मोदी जी पसंद है? हैं? काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। भाई लॉजिक बिल्कुल सही बात है, अगर आपको मोदी जी पसंद है तो मतलब बीजेपी के काम ठीक ही है, मोदी जी कर रहे हैं मतलब बीजेपी कर रही है, ठीक बात, ठीक। बट एक चीज ध्यान रखना, सिविल्स होती है ना, आईएएस की तैयारी में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करना। अगर करते हो तो बोलना नहीं, और बोलना तो इंटरव्यू में तो भूल से मत बोलना, क्योंकि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू में 5 बंदे बैठाए रहते हैं, ऐसे करके पैनल होता है और यहाँ पे आप बैठते हैं, बीच में टेबल होती है, समझ गए। तो इस पैनल में सामने जो 5 हैं बंदे, ये पांचों किस पार्टी के सपोर्टर है आपको पता है? नहीं, मैं क्या पता। ये पांचों कौन है क्या पता, भगवान। तुम किसी पार्टी के सपोर्टर, तुमने बता दिया, हाँ हो सकता है
इसमें से 3 लोग हो जो कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हैं, और तुमने क्या बोला बीजेपी, तो वहां पहुंच गए जाकर के बताने के लिए हाँ सर हम तो कट्टर बिल्कुल बीजेपी, जय मोदी जी जय योगी जी। तो ये अगर 3 कांग्रेस वाले लंका लगा देंगे, समझ सीधी बात क्या, इन सबके हाथ में अभी का जो सिस्टम होता है, जैसे पहले 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, तो ये आपका 60x5 का सीन चलता था, मतलब हर एक के हाथ में कितने नंबर होते थे, 60 नंबर होते थे। तो 3 लोग यानी 180 नंबर तो तुमने काट लिए बेटा अपने, क्यों, क्योंकि तुमने क्या सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को, ठीक है। तो कभी भी सपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, हाँ उस पॉलिटिकल पार्टी की कुछ थ्योरी होती है, कुछ पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी को हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीटली ब्लैंकली फॉलो किसी को नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, बीजेपी ने बड़ा बुरा हाल भी कर रखा है, देखियो क्या हाल हो रखा है, गोल्ड कितना चला गया, गोल्ड रेट देख रहे हो, अभी आज कल का डेटा है 1.12, 1.12 ये है पर 10 ग्राम का है हिसाब, सोचो 1,12,000 रुपया पर 10 ग्राम का गोल्ड है। ईमानदारी से सोच के देखो कितने गरीब लोग हैं जो अपनी बिटिया की शादी कर पाएंगे, समझ रहे हो। और ये गोल्ड कितना था, मुझे याद है लास्ट जैन में ये गोल्ड 53 के था, पिछली जनवरी में, और अभी क्या चल रही तुम्हारी, मतलब पिछली जनवरी मतलब अभी जनवरी जो थी, तो ये है तुम्हारा, तो इसमें भी तो इसलिए हर चीज अच्छी थोड़ी होती है, वैसी सीधी बात है, हाँ कुछ चीजें गलत हो सकती है, कुछ चीजें क्या उस पर नहीं है, ठीक है। क्या तो धीरे धीरे इंटरव्यू की भी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से 20 माइनॉरिटी होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट्स, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32, ध्यान से इसको समझ लो, इसको उधर लिख लेना फिर इसको बाद में लिखना। आर्टिकल नंबर जो 32 है, ये बेसिकली होता है, कंडीशन इसकी होती है कि अगर तुम्हारे किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हुए, वायलेट्स हुए, ठीक है, ठीक है वायलेट्स होते हैं, तो आपके पास सीधे ऑप्शन है कहां जाने का, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, इंडिया में किसी भी सिचुएशन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास कहां जाने का ऑप्शन है, सीधा सुप्रीम कोर्ट। वरना अगर कोई भी केस होता है तो सबसे पहले कहां जाएंगे, लोअर कोर्ट, गाजियाबाद कोर्ट, गाजियाबाद से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बट अगर फंडामेंटल राइट तुम्हारे इसमें से वायलेट हुए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कहां जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का डायरेक्ट। समझ गए बात को लेकर के, ये तुम्हारा सबसे तगड़ा प्रोविजन माना जाता है, इसीलिए इस चीज को सोल बोला है किसने, अंबेडकर साहब ने, अम्बेडकर का नाम सुने, अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को एफआर का सोल बोला है। रीजन क्या है आपके सामने, क्लियर हो गया। ये तुम्हारे टाइप ऑफ क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, नोट करिए जल्दी करो। बहुत अच्छे से नोट करिए, बहुत अच्छे से प्रॉपरली, इंडिया के राइट्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल्स क्या है। हो गया, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, हो डन, कितने बने, बन गए प्रॉपर, चलो ठीक है, लेवल तो ठीक है क्वेश्चन का, चलो बढ़िया, ठीक टेस्ट, और कौन सा, और कौन सा टेस्ट, नहीं आज वो तो परसों होगा टेस्ट ना, फ्राइडे वाला ना, परसों क्या है टॉपिक, मौर्य के आगे वाला, मौर्य के आगे क्या पोस्ट उठता उठता जो था ना, हाँ ओके। ऐसे टोटल राइट्स गिनो तो कितने राइट्स अपने पास, 6। लॉजिक बात है, अब से एक चीज नो, इसमें कहीं कुछ गलती दिख रही तुमको, कहीं कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हुई हो या कहीं कुछ, आराम से चेक करो बताओ।
ऊपर में 11 से छोड़ो, 14 से लेकर के 32 के बीच में कहीं कोई गलती? नंबरिंग पक्की बात, आराम से देखो नंबर्स, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है नंबर। पकड़े? अब आया दिमाग लॉजिक, 31 नहीं है ना भाई, सीधी बात है। यहाँ पे 29 30 का 32 आ गया, मतलब 31 कहीं गया? तो वो जो 31 है, वो जो पीछे मैंने तुमको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, वही राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा आर्टिकल नंबर 31 है। हमारे समझ में? तो इसको हमारे यहाँ का जो एफआर है, फंडामेंटल राइट है, इससे रिमूव किया गया, हटा दिया गया है। रीजन मैंने तुमको बताया था, क्या रीजन था? कुछ बैठा तो समझ दिमाग में? सिंपल समझो, 1947 में दो तरीके के फार्मर थे, F1 F2। जो इनके पास थी 80% ऑफ लैंड इनके पास था, और इनके पास 20% ऑफ लैंड था। समझ रहे हो? तो लॉजिक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। लॉजिक है। सरकार बोली इन लोगों से कि सर आप एक काम करो, जो डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट दिखा दो अपने उसके जमीन के। ये जमीनें किसानों के पास, जमींदार लोग होते थे, जमींदार लोगों के पास जमीनें कहाँ से आप खरीदते तो थे नहीं। तो जो पहले के जमाने किंग वगैरह नहीं होते, राजा वाला, वो राजा वगैरह इनको दान में दे देते थे। समझ गए? फ्री में जमीन दी जाती थी, पहले समय होता था। ठीक है, तो जब ये जमीन दी जाती थी तो उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे। जब डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो सरकार इनकी जमीनों को क्या करने लगी? कैप्चर करने लगी। तो जब जमीनों को कैप्चर करने लगी, तो मैंने अभी तुमको बताया आर्टिकल नंबर 32। भाई सीधी बात है, समझो, मैंने बताया आर्टिकल नंबर 31 जो है, ये क्या है? तुम्हारी राइट टू प्रॉपर्टी है। मतलब आपकी जो जमीन है उसको कोई टच नहीं कर सकता, ये आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि अगर कोई पूरे फंडामेंटल राइट्स को कहीं कुछ होता है तो आप सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हुआ क्या, जब 31 में प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपकी जब्त करने लगी, तो आर्टिकल 32 का यूज करके जितने भी फार्मर थे, ये सब कहां चले गए? कोर्ट चले गए। तो जब कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में जब गए, तो कोर्ट में सरकार ने क्या बोला कि सर डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, आपकी जमीन आप ले जाओ। बट डॉक्यूमेंट जब आप नहीं दिखा पाए, तभी तो जमीन आपकी वापस नहीं हुई। तो जब जमीन वापस नहीं हुई, बट ये ऐसे 80% जो फार्मर है, 80% का मतलब समझ रहे हो इंडिया में कितने फार्मर होंगे? तो सरकार को बार 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 इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, एक काम करो कि सबसे पहले ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको खत्म करो। जब ये खत्म हो जाएगा तो 32 जो एप्लीकेबल हो रहा है वो काम नहीं करेगा यहाँ पर, सीधी बात है। तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस 31 जो आर्टिकल है इसको क्या किया? रिमूव किया। रिमूव समझ के हटा दिया, और इसको डाल दिया 300A में, 300A में डाला है। समझो, अब हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 आर्टिकल है। अब इसी 1 से 395 में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक ये तुम्हारे एफआर है। तो ये जो एफआर अगर आपके खत्म होते हैं तो आपके पास कहाँ ऑप्शन है जाने का? सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। तो इसीलिए इसको शिफ्ट करके कहाँ डाल दिया? तो 300 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बीच में कहीं। तो इसका मतलब अभी हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते हो? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब इस सिचुएशन में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट नहीं है। हम कभी सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? जब हमारे पास एफआर वायलेट होंगे। मैंने उस दिन तुमके बात बताई थी आप लोग। देखो, अगर तुम्हारे पास एक होते हैं एफआर और एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एफआर मतलब आर्टिकल नंबर 14 से लेके 32, और जो आपके सारे बचे वो सब क्या है? तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए। तो अगर आपके एफआर वायलेट होते हैं तो आपके पास कहां जाने का ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपके बाकी कोई वायलेट होते हैं तो आपकी शुरुआत कहां से होगी? लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट समझ गए? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आर्टिकल नंबर 300A इसी में आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे वाले में। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट कल को जमीन आप लोगों की जब्त करती है, तो उस जमीन के सिलसिले में जो आप कोर्ट में केस करेंगे, वो शुरुआत कहां से करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आपकी जमीन जब्त कर ले तो आपका ऑप्शन ही नहीं कोर्ट जाने का, ऑप्शन है, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? उसके पीछे का रीजन भी आपके सामने दिया गया, ये रीजन है। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो इसलिए 31 जो था तुम्हारा बीच वाला, ये 31 को कहां डाल दिया गया है? 300A। इसको स्टार करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टार लगा करके इसको नोट करो, या लिख ही लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, स्टार लगाओ। आर्टिकल 31 डैश, आर्टिकल 31 डैश, it is right to property, it is right to property
ये राइट टू प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट रिमूव इट, फुल स्टॉप, गवर्नमेंट रिमूव इट फ्रॉम एफआर, from FR and shifted to and shifted to and shifted to कौन से में CR कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, FR हटा करके एंड शिफ्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट CR डैश 300A, समझ गए? गवर्नमेंट ने वहां से हटा करके 300A में क्या कर दिया, इसको डाल दिया। A में it means in present scenario, in present situation, in present scenario, if government took our property, if government took our property, then we have the option, to go to the lower court, to go to the lower court, हमारे पास ऑप्शन है कहाँ जाने का, लोअर कोर्ट जाने का ऑप्शन, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आपके जब्त कर लेगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आर दे एब्सोल्यूट, आर दे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? यही है, हाँ ठीक है, कुछ पर सिंपल देखो, एब्सोल्यूट को अगर मैं पहले हिंदी में समझाऊं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है पता है? एब्सोल्यूट को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, लिखना नहीं, पहले समझो, आत्यंतिक, क्या बोलते हैं? आत्यंतिक, सिंपली भाषा में जिसका अंत नहीं है, the thing who has never end, ऐसी कोई चीज जिसका, तो क्या लगता है FR अनलिमिटेड, सिंपली भाषा में इसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड। अब आया समझ में? जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? अनलिमिटेड। क्या लगता है FR अनलिमिटेड है, मतलब तुम्हारे पास जितने भी राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्स को कोई रोक सकता है? तुमको कुछ भी करने का अधिकार है? सिंपल लॉजिक बात है, नहीं सर कुछ भी तो करने का अधिकार नहीं होगा, क्या लगता है भाई? आपको बोलने की आजादी है, सही बात है, तो क्या कुछ भी बोलने की आजादी है? रोड पे खड़े हो जाओ और माइक लेकर के लोगों को गाली देना शुरू करो, आप बोल रहे हो ना, तो क्या बोलने की आजादी होगी? आप मार्केट में खड़े हो जाओ और मार्केट में क्या जो होती है ड्रग्स, उसको रोड पे रख के बेचना शुरू करो, क्योंकि हमें क्या है, बेचने की आजादी है, बिल्कुल है, बट इसका मतलब कुछ भी थोड़ी बेच सकते हो। तो इसका मतलब होता है, क्वेश्चन बहुत फेमस है, आर दे एब्सोल्यूट, तो आंसर होगा नो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब नो नहीं है, इसका मतलब कुछ इसके बेस होंगे ना, किस बेसिस पर आपको रोका जा सकता है, सही बात है? तो किस किस, क्या लगता है किन किन बेसिस पे रोका जा सकता है एफआर को? इलीगल चीज कर रहा है, चलो इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल चीज कर रहा है तो उससे क्या होगा? सही यार, इलीगल हो रहा है तो उससे क्या होगा? उससे क्या फायदा है, नुकसान है? इलीगल चीज करने से फायदा है? नहीं, नुकसान है। क्या नुकसान है? किसको नुकसान है? किसको? पीपल को। पीपल का मतलब सोसाइटी। हमारे समझ में बिल्कुल जेन्युइन बात है, बहुत ध्यान से समझो। तो इसका बेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहली जो बेस होता है वो होती है देश की सेफ्टी। भाई देश की सुरक्षा को नुकसान हो सकता है अगर, तो आपको रोका जा सकता है। भाई रोड पर खड़े होकर के आपने क्या बोला कि मैं तो बंदूकें जो गन्स होती वो बेचूंगा, तो देश की सेफ्टी को लेकर के रोका जा सकता है कि नहीं? भाई तो गलत बात है, ऐसे कैसे आप बेच सकते हैं? समझ के बात को लेकर के। दूसरी चीज होती है देश की यूनिटी। यूनिटी समझ गए भाई? एकता। तुमको बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर आपके बोलने से देश में राइट्स हो रहे हैं, दंगे कराए जा रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है ना भाई, फिर कैसे तुमको बोलने का अधिकार दे सकते हैं? तो इससे अगर राइट्स होंगे तो देश की यूनिटी खत्म हो रही कि नहीं हो रही है, एकता खत्म हो रही कि नहीं हो रही है? इसी तरीके से थर्ड होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी समझते हो? देखो इसको बोलते हैं एकता।
इसको बोलते हैं अखंडता। व्हाट इज द डिफरेंस? यूनिटी और इंटीग्रिटी दो वर्ड होते हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिटी याद रखिए पर्सन वाइज होती है और ये आपकी प्लेस वाइज होती है। लोग इंटीग्रेट नहीं होते हैं, जगह इंटीग्रेशन में काम करती है, लोग यूनाइटेड होते हैं। अब आया समझ में? तो यूनाइटेड मतलब लोग जब आपस में एक साथ होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? यूनिटी है। और जब देश एक साथ है, इसका मतलब देश के अगर तुम्हारे किसी चीज को बोलने से लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो देश की किसको खतरा होगा? यूनिटी का। अगर तुम्हारे बोलने से देश में कोई एक ऐसा एरिया है जो अपने आप को सेपरेट करने की बात कर रहा नहीं, जैसे होता है कौन कौन सी एरिया इंडिया में पता है डिमांड कर रहा है सेपरेट होने की? आइडिया? जैसे मैं बता देता हूँ, मोटा मोटी समझ लो, ये हमारा नॉर्थ है, यहाँ पर कुछ एक एरिया है जिसमें से एक हिस्सा यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बोडोलैंड। सुने हो? बोडोलैंड। बोडोलैंड कहाँ पर है? असम। ठीक है। दूसरा हिस्सा है यहीं पर बोलते हैं गोरखालैंड। गोरखालैंड सुने हो? गोरखालैंड वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का हिस्सा, वहां गोरखालैंड है जो अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है। तीसरा हिस्सा होता है यहाँ पर जो है पंजाब में, इसको तुमने, ये तो कॉमन होगा, खालिस्तान सुने हो? खालिस्तान, तो खालिस्तान ही हो गया। यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा? कश्मीर। तो ये जो चारों पांचों एरिया है, इंडिया को अलग करने की बात कर रहे हैं, इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब एरिया वाइज चलोगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन। पर्सन वाइज चलोगे तो क्या होगा? यूनिटी। तो हमारे बोलने से या हमारी एक्टिविटी करने से अगर ऐसा कुछ है तो किसका नुकसान है? देश का। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रिटी। चौथा ग्राउंड होता है मोरालिटी। मोरालिटी समझ गए? मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। मोरल ग्राउंड पे तुमको रोका जा सकता है? डीयू आप लोग जाते हो, कॉलेज जाते ही हो? अच्छी तरह कॉलेज जाते समय मेट्रो स्टेशन पे तुमने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हरकतें करते हुए? नोटिस किया होगा? नहीं नोटिस किया होगा? दोनों बातें। क्या लगता है आपको, इंडिया में कुछ भी करने की आजादी है, तो कुछ भी करने का मतलब कुछ भी करने की आजादी है? बात समझ रहे हो? किस ग्राउंड पे रोका जा सकता है? भाई जैसा भी देख रहे हो दिल्ली मेट्रो में आजकल नहीं बड़ा इश्यू चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स आजकल, फेमिनिज्म एक वर्ड नहीं चल रहा है, फेमिनिज्म नहीं आजकल एक ज्यादा चल रहा है, तो उस चीज को लेकर के तो आपको सिंपल भाषा में मोरल ग्राउंड पे भी रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड पे आप निकल गए और रोड पे जाकर के आप कुछ भी, जैसे आप बिना कपड़ों के निकल गए रोड में, तो आपको रोका जा सकता है कि रोका जा सकता है? क्यों रोका जा सकता है? ग्राउंड क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि हमें सरकार कपड़े पहनने नहीं दे, कपड़े पहनने का अधिकार है, हम नहीं पहनेंगे, नहीं है, फर्क है। आपको कहाँ रोका? इस ग्राउंड पे रोका जा सकता है। ठीक है। पांचवा ग्राउंड होता है, वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन। तुम्हारी किसी भी हरकतों से अगर देश के दूसरे देश के साथ रिलेशन बिगड़ रहे तो तुमको रोका जा सकता है। ये जो सारे ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड क्या घर में एप्लीकेबल नहीं है? भाई घर भी तो टूट सकता है कि नहीं? मैं सीधी बात है, घर की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं तुम्हें रोका जा सकता? तुम्हारे बोलने से अगर पड़ोस वाले के साथ लड़ाई हो रही है, पड़ोसी के साथ लड़ाई हो रही है, तो लॉजिक तुमको रोक देंगे कि नहीं पापा नहीं मत करो। अगर तुम्हारे बोलने से, तुम मान लो आप लोग दो भाई हैं और तुम्हारे बोलने से भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा कहीं ना कहीं यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुमको रोका जा सकता है। मोरालिटी में रहता है, तुम अपने घर में क्या बोले कि सर मैं तो नंगे घूमूंगा घर में, तो अपने घर में नहीं, क्योंकि आपके घर में सिस्टर्स है, मम्मी है, पापा सब लोग है, तो ऑब्वियस है मोरल ग्राउंड, समझ गए? और इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब आपका घर और आपके पड़ोसी का घर, इन दोनों के घर के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो अगर तुम्हारे किसी के बोलने से दोनों में झगड़ा हो रहा है तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ग्राउंड होता है। अब आया समझ में? तो इन ग्राउंड्स पे जो आपका एफआर है वो क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेंस का, क्या एफआर को रोकने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस ग्राउंड पे? ये ग्राउंड पे। ये सभी ग्राउंड कौन डिसाइड करेगी? सरकार। सीधी बात है गवर्नमेंट। इस चीज को ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो एफआर है वो क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। समझ में? बहुत फेमस क्वेश्चन है, लिखो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करो।